नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी के मामले में दौसा की शालावास जेल के इलेक्ट्रीशियन ट्रेनर राजेंद्र महावर को गिरफ्तार किया गया है। 38 साल के राजेंद्र ने बलात्कार की सजा काट रहे कैदी तक सिम पहुंचाई थी और उसी कैदी ने पुलिस कंट्रोल रूम को मोबाइल फोन से कॉल कर सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी। राजेंद्र महावर जेल में कैदियों को बिजली का काम सिखाने जाता था। आरोप है कि उसी ने पश्चिम बंगाल के कैदी नीमा उर्फ साजन तक सिम पहुंचाई थी और उसी सिम का इस्तेमाल कर नीमा ने शनिवार को रात 2 बजे सीएम को जान से मारने की धमकी कंट्रोल रूम पर दी थी। पुलिस आरोपी नीमा से पूछताछ में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक राजेंद्र महावर और कैदी रिंकू एक ही मोहल्ले दौसा के महावर के रहने वाले हैं। रिंकू भी पॉक्सो मामले में जेल में बंदी है। सिम रिंकू की मां की आईडी से खरीदी गई है और जेल की डीआईजी मोनिका अग्रवाल ने बताया कि नीमा उर्फ साजन लंबे समय से दौसा के श्याम नगर में रह रहा था। साल 2016 में एक नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में दर्ज केस में नीमा को साल 2019 में 10 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई थी। वहीं 4 अप्रैल को डीजी जेल के आदेश पर नीमा को जयपुर जेल में से दौसा जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। जयपुर से दौसा पहुंची पुलिस टीम ने नीमा से पूछताछ के बाद 2 अलग अलग एफआईआर दौसा के पापड़दा थाने में दर्ज की है। एक एफआईआर नीमा के खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि दूसरी एफआईआर में जेल में बरामद हुए मिले 10 मोबाइल फोन और सिम कार्ड मामले में दर्ज की गई है। दोनों मामलों में विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। कैदियों से बरामद 10 मोबाइल फोन मामले में कार्यवाहक जेल अधीक्षक कैलाश दरोगा जेलर बिहारी लाल और जो अधिकारी हैं वहां पर उनको सस्पेंड कर दिया गया था। सीएम की जान का दुश्मन कौन है, किसने सीएम को धमकी दिलवाई, धमकी के पीछे की मंशा क्या है और जेल में अपराध का नेटवर्क कैसे फल फूल रहा है, कैदियों को मोबाइल फोन कौन पहुंचा रहा है, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीरें आप देखिए और साथ ही साथ ये पूरा मामला क्या है ये आपको लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं। दरअसल धमकी देने वाले जो शख्स है उसका नाम नीमो बताया जा रहा है। दार्जिलिंग का ये आरोपी रहने वाला है और इसके द्वारा ये धमकी दी गई। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर नीमो को मोबाइल फोन और सिम कार्ड आखिर किसने उपलब्ध कराए, तो ये अपने आप पे बड़ा सवाल था। लेकिन हालांकि पुलिस की तफ्तीश के अंदर यह साफ हुआ कि किसने वो मोबाइल फोन और सिम कार्ड उपलब्ध कराए, उसके बारे में भी जानकारी मिल चुकी है। गिरफ्तार किया जा चुका है, लगातार पूछताछ की जा रही है। अब कोशिश यही है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है, मुख्यमंत्री यानी कि एक राज्य के मुख्यमंत्री को धमकी देने का मामला है, जान से मारने की धमकी दी गई थी कॉल करके, और उसको लेकर के अब ये जो पूरी कड़ियां हैं उसको जोड़ने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार जुटी हुई है। तो जेल के अंदर कैसे अपराध का पूरा नेटवर्क चल रहा था और कैदियों तक मोबाइल और सिम कैसे पहुंच रहे थे, इसको लेकर के तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सीएम भजनलाल को धमकी देने का मामला है जिसमें दौसा पुलिस ने आरोपी राजेंद्र महावर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी ने जेल में सिम पहुंचाई, यह पुलिस की तरफ से कहना है। वहीं कैदी रिंकू की मां के नाम से यह सिम खरीदी गई थी और जेल में सजा काट रहा कैदी रिंकू का मोहल्ले का निवासी है आरोपी। कैदियों को इलेक्ट्रीशियन काम सिखाने जाता था आरोपी। वहीं शामलावास जेल से सीएम को धमकी दी गई। जेल प्रबंधन ने जेल में पहुंचे मोबाइल को लेकर के भी एफआईआर दर्ज कर ली है, यानी कि 2 मामले इसमें दर्ज किए गए हैं। एक जिसमें सीएम को धमकी भरा कॉल पहुंचता है और दूसरा जेल के अंदर मोबाइल फोन जो बरामद होते हैं, इसमें लापरवाही किस किस की है वो भी देखी जा रही है। इसमें कई लोगों के ऊपर, कई अधिकारियों के ऊपर गाज गिर चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री को धमकी देना और जेल के अंदर मोबाइल फोन सिम कार्ड पहुंचाना, ये इसको लेकर के भी एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं जेल से सीएम को धमकी भरे फोन मामले में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान भी सामने आया। जवाहर सिंह बेडम ने माना है कि जेल सिस्टम को और बेहतर बनाने की जरूरत है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि निश्चित रूप से जेल में सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने जेलों को लेकर एक नया मैकेनिज्म बनाने पर चर्चा की बात कही है। उन्होंने कहा कि नए तरीके से एक सिस्टम तैयार हो रहा है। जेलों में सुरक्षा और बढ़ाने की आवश्यकता है।
माननीय सीएम साहब और हम सभी एक नया मैकेनिज्म बनाने की चर्चा कर रहे हैं। जिस सिरफिरे ने, जिस व्यक्ति ने फोन से माननीय मुख्यमंत्री जी की गोली से उड़ाने की बात कही थी, हमारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की, उसको गिरफ्तार भी किया और संबंधित जो जेल के अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जांच के लिए कहा गया है, जांच होगी और निश्चित रूप से अपराधी कोई भी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी मामले से जुड़े जो घटनाक्रम है, इस मामले में जेल में कार्यवाहक अधीक्षक श्यामलावास समेत 3 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें, धमकी के बाद जेल में सर्च ऑपरेशन किया गया था। इस दौरान आधा दर्जन से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए थे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। उस मामले में जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम प्रभारी की ओर से विधायकपुरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया है और जयपुर पुलिस और दौसा पुलिस का संयुक्त अभियान शालावास जेल दौसा में चलाया गया, क्योंकि ये फोन कॉल दौसा की जेल से आया था। तो ऐसे में वहां के जेल प्रशासन पर भी कार्रवाई की गई है और कार्रवाई में कार्यवाहक अधीक्षक को निलंबित किया गया है। उसी के साथ साथ जेलर सहित एक अन्य जेल के जो मुख्य प्रहरी हैं उनको भी निलंबित किया गया है। कुल मिलाकर 3 जेल के अधिकारियों को निलंबित किया गया है और जेल से करीब आधा दर्जन फोन भी बरामद किए गए। इसी के साथ साथ कई फर्जी सिम भी जेल के अंदर से बरामद हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर तमाम जेल के उच्च अधिकारी, पुलिस के उच्च अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आखिर, और इस पूरे मामले की जांच भी कर रहे हैं कि आखिर ये धमकी क्यों दी गई थी। बताया जा रहा है कि दार्जिलिंग निवासी नीमो ने यह फोन किया था, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। मुबारक खान, एनडीटीवी, जयपुर। तो राज्य के मुख्यमंत्री को धमकी भरा कॉल मिलता है। अब आप सोचिए कि आम लोगों का इसमें हाल क्या होगा। लोग वैसे ही, क्योंकि जेल से ये पहली बार ऐसा नहीं है, इससे पहले भी कई बार इसी तरीके से धमकी भरे मामलों को लेकर के शिकायतें मिलती रही हैं, लेकिन इस मामले के अंदर मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया और पहली बार ऐसा नहीं है जब मुख्यमंत्री को टारगेट किया गया हो या फिर उनको धमकी भरा कॉल आया हो। इससे पहले आपने देखा होगा कि साल की शुरुआत में ही जब मुख्यमंत्री को धमकी भरा कॉल आया था, उसको भी, उस आरोपी को भी पकड़ा गया था। लेकिन ये सिलसिलेवार तरीके से धमकी भरे कॉल आना मुख्यमंत्री को, इसके पीछे क्या एक सोची समझी साजिश है, कोई रणनीति है, इसके पीछे की मंशा क्या है, ये तमाम बहुत सारे सवाल हैं। इन्हीं को जरा जानने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले आज के खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं हमारे साथ, क्योंकि तकनीकी मामला है, इसमें साइबर सेल से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए साइबर एक्सपर्ट मुकेश चौधरी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पंकज शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में हैं और भारतीय जनता पार्टी से श्याम झा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत श्याम झा जी आपसे ही कर रहा हूं। ये कैसे हो रहा है, एक राज्य के अंदर मुख्यमंत्री को धमकी भरा कॉल आता है? पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आया। साल की शुरुआत होती है और उस वक्त भी यह धमकी भरा फोन कॉल मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और सिलसिलेवार तरीके से दूसरी कॉल। इसके पीछे की मंशा क्या नजर आ रही है, कारण क्या है? जेल के अंदर मोबाइल फोन बरामद हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है सर? देखिए शुभेंदु जी, जो पहले जो फोन आया था कोई मनचले का फोन था, लेकिन अभी जो भी फोन आया वो एक गंभीरता का विषय है। इसमें जेल के अंदर फोन पहुंचने में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई ना कोई कर्मचारी या कोई ना कोई जेल के जो वेंडर होते हैं, जो रोज का उनका काम होता है जेल के अंदर आना जाना, चीजें पहुंचाना, सुविधाएं पहुंचाने का, तो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कोई ना कोई वेंडर या किसी न किसी कर्मचारी की इसमें लिप्तता है। वो जांच का विषय है, जांच के बाद वो भी स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन मान के चलिए कोई भी जो भी उसमें लिप्त है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको पूरी तरह से कड़ी सजा दी जाएगी। और जिस प्रकार से आप गरीबों के मुख्यमंत्री हैं, किसानों के मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इजी टारगेट की वजह से इस तरह की कोई मनचले ने या किसी ने हरकत करने की कोशिश की है। लेकिन आप मान के चलिए जिस प्रकार से ये जो फोन बरामद हुए हैं, ये चिंता का विषय है। और माननीय मंत्री बेड़म साहब ने कहा भी है कि सिक्योरिटी को और बढ़ाया कैसे जा सकता है जिससे कि इन चीजों पे रोक लगे कि जेल के अंदर मुख्यमंत्री जी तो छोड़िए। सर, आप ये समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री को धमकी भरा फोन कॉल, वो भी जेल के अंदर से मिलना, ये कितना बड़ा अपराध है और कितना बड़ा मामला है? और ये कलई खोल रहा है ये मामला, ये बता रहा है कि कैसे जेल के अंदर बैठ करके पूरा नेक्सस चलता है।
कैसे धमकी मिलती है और कैसे उगाही की जाती है, ये उस कलही को भी उजागर कर रहा है। बिल्कुल शुभेंदु जी, मैं मानता हूँ इस बात को। जेल के अंदर फोन बरामद हुए, स्पष्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वीकार करने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और इस चीज को कैसे ठीक किया जाए, हमारे मंत्री जो बेरम साहब है उन्होंने स्पष्ट रूप से बयान भी दिया है। और जिस प्रकार से कार्रवाई की गई है, जेल कुछ अधिकारी और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, तो मामले को गंभीरता से लिया ही गया है। और आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री नहीं, आम आदमी को भी किसी को इस तरह की असुविधा ना हो और जेल में इस तरह का जो नेक्सस है पूरी तरह से खत्म किस प्रकार किया जा सकता अच्छा, है। एक चीज बताइए उसके श्याम जी कि अभी निश्चित अभी कार्रवाई तक की जितनी जाएगी। जांच हुई है, भाई रिपोर्ट तो आपके पास भी पहुंची होगी, आप लोगों को भी पता होगा थोड़ा बहुत, तो ये बताइए कि अभी तक उसमें साफ क्या हो रहा है, मंशा क्या थी, इसके पीछे वजह क्या थी, कारण क्या था, कोई तो मंशा होगी या ऐसे ही फोन कर जी दिया। बिल्कुल। मैं अभी इस मामले में अभी मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जांच चल रही है और जल्द ही इसका जो भी स्पष्टीकरण है वो आपके पास निश्चित पहुंचेगा। और आने वाले समय में फोन हो चाहे मोबाइल, कोई भी इस तरह की जो चीजें जो जेल में पहुंच रही हैं अवैध रूप से, तो उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, उसके लिए पहले सोचना, विचार करना और उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाए उस पर विचार चल रहा है। मैं पंकज जी को जोड़ लेता हूं। पंकज जी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सरकार बड़ी सख्त नजर आती थी। ये कहा जाता था कि हम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखना चाहते हैं, आप अपराधियों पर अंकुश लगाना चाहते हैं, लेकिन ये जो वाकया हुआ, ये जो घटना हुई है, इसको लेकर के आपको क्या कहना है? पहले तो ये बड़ा गंभीर विषय है कि मुख्यमंत्री जी को भी दूसरी बार 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार ये धमकी दी गई है। पिछली बार जब धमकी जयपुर सेंट्रल जेल से दी गई थी तो अपराधी की पकड़ में जरूर आ गए थे, लेकिन इस बार फिर से वो एक गंभीर चूक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की सुरक्षा में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो तो फिर से 6 महीने में इस राजस्थान की बिल्कुल चरमरासी गई है। आप देखेंगे कि आज ही की सबसे बड़ी न्यूज जो है, 2 दिन पहले सलूम्बर में एक पिता पुत्र की गला काट कर तलवार से हत्या कर दी गई। आज हाँ, नहीं तो इस मामले के अंदर भी एक्शन तो हुआ। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक्शन नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि इसमें अधिकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की जा चुकी है। पंकज जी, नहीं, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन आप देखेंगे कि ये बड़ा गंभीर मसला है। गंभीर मसला इसलिए है कि लगातार कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है राजस्थान में। 20,000 से ज्यादा एफआईआर तो सिर्फ महिला दुष्कर्म की है पिछले 6 महीने की। उसके अलावा बाकी जो नकबजनी के केस हैं, डकैती के केस हैं, चोरी के केस हैं, जयपुर में 3,000 से ज्यादा केस है। तो लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही है। आज ही जयपुर में एक महिला के साथ चोरी की घटना हुई है। उनका सोना चुरा लिया गया, चैन चुरा ली गई है। 2 लोगों को जो लगातार अपनी एफआईआर दर्ज कराने की मांग करी थी, लेकिन उनको गुंडों ने पीटा, उनकी टांगे तक तोड़ दी गई, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं। राजस्थान की जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उन्होंने लगातार नवाचार किए और नवाचार की वजह से ही एसपी को बाध्य किया कि लगातार एफआईआर दर्ज हो। जीरो टॉलरेंस की नीति पे लोग जो भी आए हैं उनकी सबकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कोई अगर अपराधी है तो उसको जल्द से यानी जल्द कि आप ये पकड़ा कह रहे हैं कि जाया अपराधी जाना बेलगाम हो चाहिए। चुके हैं, कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। बिल्कुल 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 भाजपा की सरकार कंट्रोल नहीं कर पा रही है अपराधों पर। आप देखेंगे कि कांग्रेस की पिछली सरकार ने तो लगातार ऑपरेशन ब्रज प्रहार के तहत 40,000 से ज्यादा अपराधियों को जेल के पीछे जाना था। इस सरकार ने भी आने के बाद कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी कोशिश करके इतिश्री कर ली, कुछ छोटे अपराधियों को पकड़ के जेलों में भर के केवल इतिश्री करने का काम किया है। जो अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई है। और खुद मुख्यमंत्री जी के पास भी गृह मंत्रालय है, इसके अलावा जवाहर बेगम जी को उन्होंने स्टेट होम मिनिस्टर बना रखा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद नहीं है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। श्याम जी, इस पर जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जिस प्रकार से पेपर माफिया अशोक गहलोत जी के साथ फोटो खिंचाते थे और वो देखिए सुबेंद्र जी, बिल्कुल ये मुद्दे पर रहिए ना श्याम जी। आज सुरक्षा को लेकर के बात है और सीधे सीधे टारगेट मुख्यमंत्री को किया गया। आप पेपर पर चले गए। पूछ रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। अपराधी है, चाहे वो किसी तरह का अपराधी आज घुटनों के बल पे जेलों में है। आप ये मान के चलिए कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार से नेक्सस चल रहा था। मैं श्याम जी सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं और प्रदेश के लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई जेल में बैठ करके एक सूबे के मुखिया को फोन करके धमकी दे जान से मारने की, आम लोगों की क्या स्थिति होगी फिर? शुभेंदु जी, निश्चित चिंता का विषय है। मैंने बताया कार्रवाई हुई है, तुरंत कार्रवाई हुई है। और जिस प्रकार से किसी न किसी वेंडर या कर्मचारी की लिप्तता से अगर जेलों में कोई सुविधाएं पहुंच रही है, उसके ऊपर कैसे अंकुश लगाया जाए, उस पर पूरी की पूरी कार्रवाई की जा रही है। सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है सर, उसके बाद तभी के तभी 10 मोबाइल फोन वहां से मिल जाते हैं। किसी ना किसी की मिलीभगत तो थी ना। सिम कार्ड अंदर कैसे पहुंच गए फिर?
वही मैं कह रहा हूँ, कोई ना कोई कर्मचारी या कोई ना कोई वेंडर है जिसकी लिप्तता से वो पहुंचा है। ये तो मान के चलिए वो जांच का विषय है, वो भी सामने आएगा और जो भी होगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई और की ये तो जाएगी। सिर्फ एक जेल का मामला है, कार्रवाई हुई है। बाकी जेलों का क्या स्थिति होगी? आप यहाँ मान के चलिए जितने भी जेलें हैं, बेडम साहब अभी खुद उन्होंने तय किया है कि जेलों का निरीक्षण भी करेंगे और जेलों में जिस प्रकार भी हो सके सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, ताकि आगे से इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। कि मुख्यमंत्री जी नहीं, किसी भी आम आदमी के लिए भी इस तरह की अगर घटना होती है उसकी भी पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए कड़े कदम जो भी उठाने पड़ेंगे वो किए जाएंगे। ठीक है। और सभी जेलों का दौरा करके और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था है उसकी दोबारा से समीक्षा की जाएगी। अच्छा, मैं इसमें मुकेश चौधरी जी को भी जोड़ लेता हूँ। मुकेश जी, एक चीज़ बताइए, ये जो नए सिरे से अब जो कुछ तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके आईपी एड्रेस बिना मतलब नंबर ट्रेस नहीं हो पाना, बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं उसमें, बहुत जल्दी तक नहीं पहुंच पाना, ये क्या होता है? फ़ोन कॉल कर दिया आपने, कई बार बताया जाता है कि इंटरनेशनल कॉल है, वहाँ से धमकी भरा कॉल आ रहा है, या ये जेल से जब अगर ये कॉल किया गया, तो ये सब कुछ कैसे होता है? थोड़ा सा ये इसके बारे में बताइए। सर, सबसे पहले तो जो इंटरनेशनल कॉल्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल में पिछले कुछ 6-7 सालों से इंडिया में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया कि फॉरेन के नंबर से, यूके के, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से या कनाडा के नंबर से कॉल करना, व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करके व्हाट्सएप कॉल्स करना। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारी वर्चुअल एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर में। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अगले 2 मिनट में आपका एक फ्री व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और सामने वाले को ऐसा प्रतीत होगा कि वो एक इंटरनेशनल नंबर है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में जब इन्वेस्टिगेशन करती हैं तो कभी कभी तो ये होता है कि पर्सन जो है वो इंडिया से कॉल कर रहा है और उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया, उसे ट्रेस कर लिया जाता है। मतलब इतना मुश्किल है नहीं, हम करते रहते हैं इसको ट्रेस। बट अगर पर्सन सच में ही फॉरेन में है तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, क्योंकि जो प्रोसेस होगा वो सीबीआई के थ्रू होता हुआ जाता है, तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। रही बात जेलों में कॉल्स की और मोबाइल फोन्स के ऑपरेशन की, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। काफ़ी सारे जेलों में जो है वो आउटडेटेड जैमर्स है। अब 2G अगर जैमर लगा है तो वो 3G 4G या 5G को कैसे जैम करेगा? तो इक्विपमेंट्स पुराने हैं। नहीं नहीं, एक दूसरा चीज़, क्या होता है कि क्योंकि इनकी जैमर तो लगे होते हैं भाई, आप जी, ये जेलों के अंदर व्यवस्था है, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि जैमर होने के बावजूद भी लोग कॉल कर सकते हैं? जैमर लगा है, अगर वो 2G नेटवर्क या 2G नेटवर्क है या 2G स्पेक्ट्रम को, उस 2G की फ्रीक्वेंसी को जैम कर रहा है ठीक है। और 4G जैम नहीं कर रहा है, हाँ। उसमें 4G का फीचर नहीं है, 5G का फीचर नहीं है, हाँ। तो 5G पे तो वो बात कर लेगा आराम से, या हाँ। 4G पे बात कर लेगा। 2G कौन यूज कर रहा है? अच्छा, पर जो जैमर्स जैमर है पुराने वो हैं। एक ही फ्रीक्वेंसी को बैन कर सकता है या जाम कर सकता है? जी हाँ। तो यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये 2G या 3G या 4G, और लेकिन आप अब देखें तो 4G और 5G आ चुका है, तो या तो अगर जेलों जी के अंदर 4G बैन कर रहे हैं, जैमर जी। लगा हुआ है, तो 5G यूज कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये है कि अपडेटेड जैमर्स नहीं है। हाँ। अपडेटेड जैमर्स होने चाहिए जहां पे हैं। अगर इन केस अपडेटेड जैमर्स भी होते हैं तो बहुत सारे ऐसे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहां पे जैमर काम नहीं कर रहा, उसकी टेस्टिंग प्रॉपरली हो नहीं पाती। तो जैसे पता चल गया आपको कि 2 स्क्वायर फुट बाय 2 स्क्वायर फुट का एक ऐसा स्पेस है जहां पे नेटवर्क जैम नहीं होता, तो वहां पे खड़े रह के बात कर लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज होते हैं, सारे एरियाज की टेस्टिंग होनी जरूरी है जैमर्स लगने के बाद में भी। अगर अपडेटेड लग जाएंगे तो भी उसकी प्रॉपर टेस्टिंग और एक रेगुलर इंटरवल पे टेस्टिंग होनी जरूरी है। हाँ, ठीक है। यानी कि उसकी रेंज कहाँ तक जा रही है? कई आप जैसा बता रहे हैं कि कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट होते हैं, वहीं पर जाकर के ये कॉल होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो वापस से वही है ना कि जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड होना इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर जेल के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं तो तभी ये सब कुछ काम होगा। और जैमर की जो फ्रीक्वेंसी को लेकर के बात है, या जिस 2G स्पेक्ट्रम को लेकर के वो बना हुआ है या 4G का है, तो उसके अलावा अगर किसी के पास नेटवर्क के मोबाइल फ़ोन है तो वहाँ पर उसका वो इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुत सारे सवाल हैं खैर, लेकिन मैं इसमें ज़रा जल्दी से पंकज जी को जोड़ देता हूँ। पंकज जी, ये जो कहानी है और जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि जेल से धमकी भरे कॉल ये सिर्फ इसी सरकार में आ रहे हैं, ये पहले भी तो आते थे ना। तो आप उसको कैसे टैकल करते थे भाई? ये तो अब ये एक बड़ा गंभीर मामला हो चुका है, ये आम लोगों की सुरक्षा को लेकर के मामला है। तो इसमें अगर आपके पास कोई अच्छा सॉल्यूशन है या कोई सुझाव है तो आप बता दीजिए सरकार को। ये तो चीजें आपने भी फेस की है ना। नहीं, देखिए डेफिनेटली ये पहले भी होते हुए हैं, लेकिन हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की। और देखिए कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा।
जो टेक्नोक्रेट्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं और पॉलिटिशियंस का एक कॉम्बिनेशन बना के और कंक्रीट सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये ठीक है, ये सीएम साहब को मिली है धमकी, लेकिन ये कहीं ना कहीं सीएम साहब के साथ साथ एक राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व सीएम साहब करते हैं, तो सभी के लिए एक धमकी है। तो ये आम जनता के लिए भी जरूरी है और बाकी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह के पॉलिटिशियंस के लिए इन सबका एक कॉन्क्रीट कॉम्बिनेशन बना के सबको एक कमेटी बनाकर इसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बहुत फास्टली इम्प्रूव हो रही है। और हमारी सरकार थी जिन्होंने टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए, अगर हम साइबर यूनिवर्सिटी की बात करनी हो जो हम लोगों ने स्टार्ट की है, या जो साइबर पुलिस स्टेशन का और एक्सपेंशन करना, वो भी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान जो पूर्व की कांग्रेस सरकार थी उसमें हुआ है। तो मुझे लगता है कि और टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन में इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जो हेडक्वार्टर्स हैं उनमें इम्प्रूव किया जाना चाहिए। और जल्द से जल्द यही एक अपराध नहीं, इसके अलावा जो लगातार साइबर फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, जिसमें अभी राहुल प्रकाश जी भी काम कर रहे हैं और आईजी जो हैं वो लोग भी काम कर रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि सभी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम है टेक्नोलॉजी का टाइम है और इसमें साइबर अपराधों की तो एक तरह से बोलते हैं कि बाढ़ आ चुकी है, जो लगातार बढ़ते रहे, उनको किस तरीके से काबू पाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट पॉलिटिशियंस को भी दिखाना होगा और ऑफिसर्स को भी दिखाना होगा, टेक्नोक्रेट्स को साथ लेके ये चीज करनी होगी। लेकिन इसमें इसमें श्याम जी एक चीज़ बताइए कि अब आगे ऐसा ना हो, इसके लिए और क्या तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, कुछ लूप होल जो होते हैं वो यहाँ पर मुकेश जी ने बड़े आसानी से बता दिए हैं। तो ये चीज़ें जो जो जेल के अंदर बैठे हुए लोग हैं और जो टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो जो कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए इन कमियों को सबसे पहले दूर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल शुभेंदु जी, जिस प्रकार से अभी मुकेश जी ने भी बात कही, और हो सकता है कुछ जेलों में जो जैमर है वो पुराने लगे हो, वो सारी चीजों की समीक्षा मैडम साहब ने कहा है वो खुद विजिट करेंगे और हर एक वो चीज जिससे सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो, वो सारी कार्रवाई की समीक्षा करके और उसको जल्द ही उसको सुधारा जाएगा और आगे से इस प्रकार की चीजों की पुनरावृत्ति ना हो, इस तरह के कदम उठाए जाएंगे ताकि किसी प्रदेश की किसी जनता को भी इस तरह का कॉल या इस तरह के फोन जेल से कम ना आए। और जिस प्रकार से बता दें कि साइबर में 70% कमी आई है देश में, जहां नंबर 1 चल रहा था कि भरतपुर के कुछ क्षेत्र से जहां से साइबर के क्राइम हो रहा था, वहां आप देखिए मकान ढहा गए, गिरफ्तारियां हुई है, लोग छोड़ के भाग गए, जब वो लंबी चौड़ी गिरफ्तारियां हुई है। और ये तो मीडिया बोलता है कि 70% साइबर क्राइम में कमी आई है उसके बाद से जो कार्रवाई हुई। तो आप मान के चलिए कि हर चीज को लेकर के गंभीरता से कदम उठाए जा रहे हैं और ये जो घटना हुई है इसमें भी गंभीरता से कदम उठाए जाएंगे। और आने वाले समय में मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ प्रदेश की जनता को, इस तरह की चीजें। अच्छा, ये तो इस जेल की बात है, ठीक है, लेकिन बाकी जेलों के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हालांकि जैसी जानकारी मिली होगी तो सबने अपने मोबाइल फ़ोन जो है ठिकाने लगाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन अगर अभी भी जा करके अगर रैंडम चेकिंग की जाए तो बहुत सारे मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड ऐसे मिल सकते हैं। तो इसके लिए प्रक्रिया कब शुरू होगी, किस बात का इंतजार है? नहीं शुभेंदु जी, मैंने वही बात कही, केवल इसी जेल की बात नहीं की मैंने, प्रदेश की सभी जेलों के लिए जो मैंने बताया मैडम साहब ने कहा है दौरे करके और वहाँ की एक जो जांच होती है गहन जांच करके, और वहाँ क्या क्या और उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि इस तरह के फोन ना पहुंचे और उसका उपयोग ना हो पाए, इस तरह की जो भी कदम उठाने जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे। केवल दौसा जेल नहीं, प्रदेश के सभी जेलों के लिए मैंने बात की है आपसे। ठीक है, मुकेश जी को जोड़ रहा हूँ। मुकेश जी, जरा क्योंकि फाइनल कंक्लूजन कर रहे हैं, तो इसमें क्या आप सुझाव देना चाहेंगे? क्या क्या चीज़ें जो अब सरकार को इस बारे में ध्यान रखने की ज़रूरत है? अगर कोई नियम बनाए, जैसे आपने कुछ कमियां बताई हैं, जिन कमियों का फ़ायदा उठा करके ऐसे जो शातिर अपराधी हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं, किन किन बातों का और ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले तो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स के रिक्वायरमेंट है, ताकि जो भी फ्रिक्वेंसीज पे ऑपरेट हो रहा है, कल को जैसे अभी 5G चल रहा है, कल को 6G या 7G आ गया, तो ऐसा नहीं है कि हम पहले वेट करेंगे कि 6G 7G इम्प्लीमेंट हो जाए, इम्प्लीमेंट होने के बाद में फिर हम टेंडर करें और टेंडर करने के बाद में कोई इक्विपमेंट आए। तो प्रोएक्टिव अप्रोच रखने की जरूरत है पुलिस को कि टेक्नोलॉजी का अकॉर्डिंगली पहले से अपडेटेड रहे और अपडेटेड इक्विपमेंट्स हो, उसके बाद में उसकी रेगुलर उसकी अच्छे से ऑडिट हो, जब उसकी टेस्टिंग हो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे, तो क्या जेल के हर एक कॉर्नर पे, हर एक फुट स्टेप पे नेटवर्क जैम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना जरूरी है। दूसरा ये भी देखना जरूरी है कि जैसे जैमर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं कि जैमर्स की लाइंस काट दी जाती हैं या कनेक्शन काट दिया जाता है, वापस से उसको रिपेयर करते हैं, तब तक कॉल करने का मौका मिल जाता है। तो उसके लिए अकाउंटेबल लोग भी हों कि अगर ऐसा कुछ होता है तो कौन उसको मॉनिटर कर रहा है
अगर नेटवर्क अप हो गया या जैमर काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, और रेस्पॉन्स टाइम कितना है, कितने टाइम पीरियड में वापस से उसको रिपेयर या सही कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बड़ा वाजिब सा बात है और ये बहुत साधारण सी बात है अगर समझ में आए तो, लेकिन इस पर हालांकि ये उम्मीद भी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ये भरोसा भी दिलाया है प्रदेश की जनता को कि वो जल्द से जल्द इस मामले पर गंभीरता के साथ कदम उठा रहे हैं और अलग अलग जगहों पर, जेलों के अंदर भी इस बारे में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जो कमियां उसको दूर करने का भरोसा उन्होंने दिया है। खैर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री को धमकी भरा कॉल आना ये अपने आप में सवाल कई खड़े करता है और अब जैसा कि विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को धमकी नहीं बल्कि प्रदेश की जनता को धमकी है और ऐसे मामले को लेकर के सरकार को और सभी राजनीतिक दलों को मिलकर के एक साथ, एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर के काम करने की जरूरत है और ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया उनके खिलाफ सख्ती के साथ कदम उठाने की बात यहां पर दिखाई देनी चाहिए। हालांकि कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन आगे कहां तक ये कार्रवाई का दायरा आगे बढ़ता है इस पर नजर है। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।